हेल्थ में दो चीजें होती हैं, एक होता है सिकनेस और एक होता है वेलनेस। सिकनेस का मतलब कि आप बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, और वेलनेस का मतलब है कि आप अपने आप को हेल्दी रखते हैं। तो यहाँ पर वेलनेस की बात होती है कि आप अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, दवाइयों से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में बात होती है। और इसके बारे में जो बात करने आ रहे हैं, मतलब अगर और कोई बात करता है तो हो सकता है आप लोगों को समझ में बात कितनी आती या नहीं आती, लेकिन जो बात करने जा रहे हैं वो खुद भी एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। काफी साल से वो बहुत लोगों को हेल्दी रखने में हेल्प कर रहे हैं। सिकनेस में भी वो लोगों को मदद करते हैं और वेलनेस में भी मदद करते हैं। एक डॉक्टर, इससे अच्छा बात क्या हो सकती है, एक डॉक्टर आपको ये बताए कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, बहुत बिजी रहते हैं। और इसके अलावा बहुत उनको नॉलेज है। मैं, मेरी जानकारी में, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ हेल्थ के बारे में, उनसे ज़्यादा नॉलेज मैंने और किसी के पास नहीं देखा है। आप लोग बहुत ही लकी हैं कि आज आपको उनको सुनने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग की जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी को। थैंक यू संजू सर एंड थैंक यू पार्टिसिपेंट्स फॉर हैविंग मी। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज्वलंत है। हम लोग जब पढ़ते थे, मैं 88 बैच का मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस लिया था, और पास आउट होने तक इस बीमारी को बुक्स में मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन 98 के बाद इस बीमारी को बुक्स में मेंशन किया जाना शुरू हुआ। आज भी सभी बुक्स में नहीं है, लेकिन चूंकि ये बीमारी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है, इसलिए हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप जान लीजिए कि बहुत सारे डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास आता है हर जगह से, लेकिन अभी तक किसी के भी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे मैंने इस बीमारी का नाम अभी तक नहीं देखा, जबकि ये हॉटेस्ट टॉपिक है पूरी दुनिया में। इसका नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसको सिंड्रोम एक्स भी कहते हैं। जैसे एक्स रेज, जो रॉन्टजन थे, उनको कुछ लगा कि कुछ कोई रेज है और उसका नाम नहीं पहले से पता था, तो उन्होंने एक्स रेज नाम दिया। एक्स मतलब अननोन, कहते हैं ना, एक्स वाई जेड। वैसे ही इस बीमारी का कुछ पहले से ज्ञान नहीं था, कहीं मेंशन नहीं थी, इसलिए इसको एक्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये जो सिंड्रोम एक्स है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारे शरीर में टूट फूट, रिपेयर, मरम्मत, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम अभी देखेंगे। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम लोग आज इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि अभी 2022 खत्म हुआ है और 2023 24 चल रहा है, शुरुआत हुई है। और 2029 तक क्या इसका प्रोजेक्शन है, क्या हो सकता है, इसको आप ध्यान से देखें। तो ये जो एशिया का है, ये तीसरे नंबर पर है जो ग्रे कलर में है। वैसे पूरे ग्लोब का है कि क्या हो सकता है। ग्लोबल मेटाबॉलिक सिंड्रोम मार्केट, जो फार्मा कंपनीज है या जो सिकनेस इंडस्ट्री है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कैसे देख रही है, क्या देख रही है कि लोग इस सिंड्रोम की चपेट में आ रहे हैं। और 2029 तक प्रोजेक्शन है यूएस डॉलर में मोर देन 1 ट्रिलियन, मोर देन 1 ट्रिलियन, 110 यूएस बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्शन है। आने वाले समय में इतना बड़ा टर्नओवर उनका जनरेट हो, यानी लोग बीमार पड़ेंगे। तो बीमार जब पड़ेंगे तो जो सिकनेस इंडस्ट्री है उसका इतना बड़ा टर्नओवर जनरेट होगा। अब आप समझिए कि किस तरह से इस बीमारी का प्रसार हो रहा है और हर साल बढ़ती जानी है। 2022 2023 चल रहा है, 24 25 26 27 ऐसे देखें, ये बढ़ता ही चला जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे आपके पास भी बॉडी है और हम आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है कि हम क्या चाहते हैं, लोग स्वस्थ हों और स्वस्थ हों और स्वस्थ हों और एनर्जेटिक हों और चार्जअप हों। तो हमारे हाथ में है कि ये रिवर्स हो जाए, यानी आज जितना है कल या आने वाले साल में और कम हो जाए। तो हमारे और आपके और जो सिकनेस इंडस्ट्री है उसके बीच में एक तरह से ये देखना है
कि हम ज्यादा अच्छा कर पाते हैं कि वो ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो जब हम अच्छा करेंगे तो लोग स्वस्थ होंगे, और अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो लोग बीमार होंगे, और जब लोग बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे आपको पता है, कहाँ जाते हैं बीमार होने के बाद? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में क्या क्या होता है कोई नहीं चाहता। इनफैक्ट कोई भी अच्छा डॉक्टर भी नहीं चाहता कि लोग बीमार हों, लेकिन फिर भी लोग बीमार हो रहे हैं। शायद हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि कोई भी तकलीफ या कोई भी गड़बड़ करने वालों से मुकाबले जो लोग अच्छे लोग होते हैं उनकी नाकामी से होती है। दुनिया में ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं अच्छे लोगों की नाकामी से। अगर हम लोग अच्छे हैं और हम लोग बैठे रहते हैं तो ये तकलीफ बढ़ती चली जाएगी, और लोग तकलीफ में भी आएंगे, उनके पैसे भी बर्बाद होंगे। और हम अगर बीमार, हमारे पड़ोसी बीमार, हमारे मित्र बीमार, तो समझिए देश बीमार, और फिर दुनिया बीमार। तो हमारे हाथ में जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है क्या? इसको अभी तक हमने जाना कि ये बढ़ने वाला है, ऐसा प्रेडिक्शन है, लेकिन इसको जानेंगे कि ये है क्या। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बहुत सारे डेफिनेशन हैं, लेकिन हम शॉर्ट में बात करेंगे कि बिल्कुल सिंपल ढंग से कि ये क्या है। और ये है एक आम भाषा में जिसका पेट निकला हुआ है, और उसकी मतलब सीधे सीधे परिभाषा है कि किसी का पेट निकला हुआ है, और पुरुषों में जो कमर है 40 इंच से ज्यादा है, और महिलाओं में कमर 35 इंच से ज्यादा है। तो समझिए एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो आदमी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। पुरुषों में कमर 40 से ज्यादा, और महिलाओं में 35 इंच से ज्यादा अगर है तो कम करने में भलाई है। दूसरा, ग्लूकोज का लेवल, फास्टिंग, मैंने 12 घंटे खाना नहीं खाया, रात में जैसे 8 बजे खाया और सुबह 8 बजे फास्टिंग ब्लड शुगर कराया, और 100 मिलीग्राम पर 100 ml या पर डेसीलीटर पर डीएल से ऊपर है। फास्टिंग अगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है तो समझिए दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहे हैं। तीसरा, कोलेस्ट्रॉल, कौन सा? हाई डेंसिटी लिपिड जिसे बोलते हैं, एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल फायदे का होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पुरुषों में 50 से ऊपर रहना चाहिए, और महिलाओं में 40 से ऊपर रहना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पुरुषों में 40 से ऊपर होना चाहिए, और महिलाओं में 50 से ऊपर होना चाहिए। अगर 50 से कम है महिलाओं में और 40 से कम है पुरुषों में तो समझिए ये क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 होता है, ±5 मान लें। लेकिन अगर इससे ऊपर जा रहा है तो जान लें कि जैसे किसी का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों हाई होता है, किसी का एक नॉर्मल होता है, एक बढ़ा हुआ होता है। तो जो बढ़ा हुआ है उसी को मानते हैं। तो अगर मान लीजिए डायस्टोलिक किसी का 85 से ऊपर है और सिस्टोलिक नॉर्मल भी है 120 भी है, तो भी वो बढ़ा हुआ आएगा, अगर माना जाएगा कि अगर 85 से ऊपर है डायस्टोलिक यानी नीचे वाला। अगर किसी का ऐसा है तो समझिए ये क्राइटेरिया भी वो फुलफिल करता है। और एक अगला क्राइटेरिया है ट्राइग्लिसराइड, 150 मिलीग्राम पर डीएल या डेसीलीटर या 100 ml में 150 से ऊपर है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। तो इन पांचों में से अगर तीन क्राइटेरिया कोई फुलफिल करता है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डायग्नोसिस में वो आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें, कोई बड़ी चीज नहीं है। फास्टिक ब्लड शुगर 100 से अबव होना, कमर की नाप आपको पता चल गई, ब्लड ग्लूकोज का लेवल 100 से ऊपर होना, और एचडीएल का लेवल सामान्य से नीचे होना। महिलाओं में 50 से नीचे, पुरुषों में 40 मिलीग्राम पर डीएल से नीचे। फायदे वाला अगर नीचे है, नुकसान वाला ऊपर है। इन पांचों में से अगर तीन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं
तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में की चपेट में हैं। अब सवाल उठता है कि अगर हैं तो क्या हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे समझिए कि सभी मेट्रो सिटीज में 5 में 3 लोग हैं। छोटी जगहों पर थोड़ा सा नीचे है, लेकिन जहां पर लाइफ सेडेंटरी है, लाइफ मतलब अफोर्ड कर सकते हैं सेडेंटरी लाइफ को, खाना पीना मिल रहा है और करवट बदल रहे हैं और रिमोट बदल रहे हैं, तो इट मीन्स सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में हैं और चपेट में आने की पूरी संभावना है। तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो ये 5 में से 3 होंगे और किसी किसी में तो 5 होंगे। तो नुकसान क्या होगा, ये समझने की बात है कि नुकसान क्या होगा। हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे कि नुकसान क्या होगा। आप लोग देखते होंगे कि कोई जिम जा रहा है, उसका ऐसा हो गया। कोई शादी में जयमाल पे आशीर्वाद देने जा रहा है, वहीं धड़ाम से हो गया। कोई डांस कर रहा है, धड़ाम से गिरे। वही बहुत बड़े, अभी कुछ दिनों पहले हर मंच पे डांस कर रहे थे, बेचारे डांस करते करते फिनिश हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि उन्हें पता नहीं था, लेकिन वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की चपेट में थे। यानी उनका शुगर बढ़ा हुआ होगा, उनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होगा, उनका एचडीएल कम रहा होगा, उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ऊपर रहा होगा। हो सकता है उन्हें पता हो सकता है उन्हें पता ना हो। यानी बहुत सारी लोगों की जान जा रही है, उसके पहले वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रेंज में है, लेकिन उन्हें पता नहीं था। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत सारी बीमारियों का कारण है। हम शगुन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो शेयर कर दें स्लाइड अगर पॉसिबल। तो कौन कौन सी बीमारियां मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हो रही हैं, ये आप देखिए। यानी ये सिंपल सी, थोड़ा सा शुगर बढ़ा है, थोड़ा सा कमर का घेरा बढ़ा है। कमर का घेरा बढ़ने का मतलब होता है, कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब थोड़ा सा मोटापा है, थोड़ा सा शुगर बढ़ा है, थोड़ा सा बीपी बढ़ा है, थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, इतना ही कुछ है। और ये बीमारियों का जन्म हो रहा है इन थोड़े थोड़े चीजों से जो सामने लिखी हैं। क्या क्या हो रहा है ऊपर से नीचे हम लोग देखते हैं, शायद आप पढ़ पा रहे होंगे। हम बीच से शुरू करते हैं। सीवियर पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस का मतलब होता है पैंक्रियाज की सूजन। गाल ब्लैडर की पथरी, गाल ब्लैडर में सूजन, यानी कोलीलिथियासिस भी, कोलीसिस्टाइटिस भी। मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट, है ना। ब्रेन हेमरेज, हेडेक, इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाना, है ना। हार्ट डिसीजेस यानी हार्ट अटैक आना, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाना, डायबिटीज हो जाना, है ना। और कैंसर, तरह तरह का कैंसर, मतलब जितने भी तरह के कैंसर हैं ज्यादातर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की रेंज वालों को हो रहा है। जो हमारे पैरों की नसें हैं, हरी वाली नसें जिसे कहते हैं वेन्स, उनमें सूजन हो जाना, उनके वाल्व खराब हो जाना, ये किनको हो रहा है? जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उनको पता नहीं उनको पता लगता सब ठीक तो है, थोड़ा सा पेट ही तो बाहर आया है, लेकिन उनको ये सब हो सकता है क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उन्हीं को हो रहा है, जिनके जिनके नाम हम ले रहे हैं। तो कहते हैं अरे हमारा तो वो हो गया, गाउट हो गया, हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया। स्लिम ट्रिम आदमी को यूरिक एसिड नहीं बढ़ रहा है, उन्हीं को बढ़ रहा है जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। स्किन में सोरियासिस किसको हो रहा है? जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। स्किन में फंगल इन्फेक्शन किसको हो रहा है? जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। क्यों हो रहा है भाई? उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा होने पर स्किन प्रोन टू
इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जहां जहां स्किन फोल्ड्स हैं, जैसे गले में, जैसे आर्मपिट पे, उन फोल्ड्स में कालापन हो जाता है, उसे कहते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, यानी गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, वेलवेट की तरह के, डार्क ब्राउन, ब्लैक किस। और उसको सोचते हैं कुछ लगाने से ठीक होगा ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ठीक होने से ठीक होगा, स्किन के डॉक्टर को दिखाते रह जाएंगे। गठिया मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम वालों को हो रहा है। फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पीसीओडी और पीसीओएस, उन्हीं को हो रहा है। किसको? जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। एबनॉर्मल मेंसेस, पीरियड्स का इरेगुलर होना, किसको हो रहा है? इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, चाह रहे हैं हो नहीं रहे, क्यों? मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। एक लिवर की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है, फैटी लिवर, किसको हो रहा है? जिसका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आज ही सुबह हमारे पास फोन आया कि हमारे एक पेशेंट थे जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम था, मैं जानता था, काफी ओवरवेट थे, आर्थराइटिस भी था, फिर उनको लिवर सिरोसिस हो गया और आज सुबह उनकी डेथ हो गई। जैसा आप चित्र देख रहे हैं ये सामने, ऐसे ही उनकी बॉडी थी। वो एयरफोर्स से रिटायर थे, लेकिन ऐसा ही शरीर था। इसलिए पहले होता है, पहले होती थी एल्कोहलिक सिरोसिस, एल्कोहल लेने वाले को, यानी दारू पीने वाले को। अब एक दूसरी तरह की लिवर डिसीज हो रही है, जिसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। नॉन, उसमें लिखा जाता है NaFLD, डॉक्टर लिखता है तो सोचते कौन सी बीमारी हुई, NaFLD। भैया मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की वजह से फैट इकट्ठा हो रही है, जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है लिवर में, और जब लिवर ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या क्या होगा। और जब लिवर ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो गॉल ब्लैडर स्टोन भी बनेगा, डाइजेशन भी अपसेट रहेगा, लिवर के सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फेफड़ों की दिक्कत, सांस फूलना, ब्रोंकियल अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, बाद में इम्फाइसीमा, किसको हो रहा है? ये इतना हॉट इसलिए है, इतनी सारी बीमारियों की सीढ़ी है ये, पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप क्या? मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ज्यादातर बीमारियां जिसकी वजह से कहते हैं कि ना कि जाने जा रही है, जिसकी वजह से जीवन दुर्लभ हो गया है, तो शुरुआत हो रही है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। और बहुत सारे लोग उसको हल्के में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कोई डॉक्टर उनको बता नहीं रहा है। क्यों नहीं बता रहा? वो खुद ही नहीं जान रहा है। ये नया कॉन्सेप्ट है कि ये सिम्टम होंगे तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाएगा। और अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की रेंज में कोई है तो इतनी सारी तकलीफों में से कोई कोई तकलीफ होने की पूरी संभावना है। तो क्या करना चाहिए? खुद को और अपने लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सिंपल है, उन्हें जागरूक करना चाहिए कि भाई क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, वेट रिड्यूस कर सकते हैं। वेट रिड्यूस करना, वेट कैसे रिड्यूस होगा? कमर का घेरा कैसे कम होगा? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज है हमारा खान पान। आज हम अफोर्ड कर सकते हैं बैठ के खाना पीना, पहले ऐसा नहीं था। और अच्छा खाना, मीठा खाना, टेस्टी खाना हम अफोर्ड कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। तो अब हम जब अफोर्ड कर सकते हैं तो क्या हो रहा है? हम खा रहे हैं बढ़िया स्वादिष्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हम खा रहे हैं बढ़िया क्रिस्पी लेस का प्रचार में देख रहा था, बहुत आता। लेस क्या से बनता है? हमसे बन रहा है। तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जितनी भी चीजें कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इनफैक्ट यही फैट में कन्वर्ट होकर के हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहा है। तो खान पान सही करना, अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं, कॉम्प्लेक्स।
यानी मिलेट्स। अब बताने की जरूरत नहीं मिलेट क्या होता है, मोटा अनाज। अब मोटा अनाज आजकल हम लोग देखिए प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरत है। नहीं अगर इसको हम लेंगे और कार्बोहाइड्रेट लेंगे, चीनी, चावल, आलू, मैदा से बनी चीजें, तो वो सीधे जाके फैट में कन्वर्ट होगा और वजन बढ़ेगा, कमर का घेरा बढ़ेगा। तो हमें प्रोटीन ऐड करना चाहिए। मोटापा एक तरह का इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 ऐड करना चाहिए, और जंक्स अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर नींद लेना चाहिए। जब लाइफ स्टाइल हमारी इरेगुलर हो जाती है तो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो इन्फ्लामेशन बढ़ता है, और जब इन्फ्लामेशन बढ़ता है तो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की रेंज में आ जाते हैं, शुगर का लेवल हाई होने लगता है। तो ये शॉर्ट में हमने बात की, ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वॉच किया अभी अभी संजू सर ने पिछले हफ्ते हमें बोला कि ये टॉपिक कवर करते हैं, तो उसके बाद मेरे मेरे दिमाग में ये चीज घूमने लगी कि क्योंकि जहाँ हम जिस हॉस्पिटल में हम हैं, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के वेटरन्स हैं, तो कोई ना कोई डेथ हफ्ते में 2-4 होती ही रहती, तो मैंने, या कोई सीरियस होता ही रहता है, तो मैंने जब इस चीज को ध्यान दिया तो पता चला कि वो सभी लोग इस रेंज में थे। या तो उनका डिसलिपिडेमिया था, यानी कोलेस्ट्रॉल, या ट्राइग्लिसराइड, या एचडीएल डिसबैलेंस था, उसे डिसलिपिडेमिया बोलते हैं। या तो उनको बीपी था, या तो उनको शुगर था, या उनका कमर का घेरा 40 से ऊपर था। यानी कि ये 100% प्रैक्टिकली मैंने वॉच किया। तो हम लोग खुद भी देखें और लोगों को हेल्प करें। लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर शायद किसी को अप्रोच नहीं करेगा जब तक उसके पास लोग ना जाएं, लेकिन हम आप कर सकते हैं। हम लोग लोगों से बता सकते हैं कि ये भैया मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ये तकलीफें हो सकती हैं, इवन कैंसर भी हो सकता है, ताकि वो अवेयर हो सकें और अपना ख्याल रखें। अवेयरनेस पहली चीज है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमें उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे। बैक टू संजू सर। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार हम लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं। और ये मैंने तो पहली बार इस टॉपिक के बारे में जाना, और कितनी चीजें पता चली हमें। और कई बार क्या होता है ना कि हम जब किसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं तब हमें उसके बारे में पता चलता है। तो बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम हमारे पे आए फिर हम उसके बारे में जानें, अगर हमको पहले से पता रहेगा तो हम उससे बच सकते हैं, प्लस अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी अगर मिलती रहेगी तो हम लोग इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अभी एक बहुत अच्छा मौका है, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके लिए आप लोग अपने हैंड रेस करिएगा, और डिजिटल हैंड रेस कर सकते हैं, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा मौका है, आप लोग जो भी जानना चाह रहे हैं जान सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर आप जानना चाहेंगे तो हो सकता है आपको मौका ना मिले। लेकिन यहाँ पर आप और यहाँ पे आपको वो जानकारी मिलेगी कि आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं, क्या आपको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता लगेंगी। तो आप लोग अपना हैंड रेस करिए। सबसे पहले शिवानी जी ने हैंड रेस किया है। शिवानी जी अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। एंड गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। तो इससे मेरे दो रिलेटेड क्वेश्चन हैं। एक हमारे कस्टमर हैं जिनको मोतियाबिंद है, जैसे कि आपने बात किया कि ये सिंड्रोम की वजह से भी है, तो उनका लेकिन डाइजेशन सिस्टम भी नहीं सही था जब मेरी बात हुई उनसे। तो अभी उनके कुछ टैबलेट्स भी चल रहे हैं। इसकी नॉलेज तो नहीं है मुझे, लेकिन उनका ये पता है मुझे कि हाँ उनको मोतियाबिंद है और वो ऑपरेशन के लिए सोच रहे हैं। तो हमें क्या सजेशन देना चाहिए? देखिए मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद हमारे आंख में एक लेंस का ट्रांसफर। सर आवाज वॉइस। कैमरा चाहे ऑफ कर दीजिए। यस, तो वो जो लेंस है ट्रांसपेरेंट होता है। अब वो लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं गया, ओपाक हो गया, मतलब धुंधला हो गया। तो लेंस धुंधला हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस।
मतलब सेब को काट दें तो कटा हुआ सेब वो का हिस्सा देखिए ब्राउन हो जाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। उसी तरह से जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है, यानी जंग लगाने वाली चीजें ज्यादा होती है, तो लेंस धुंधला हो जाता है। उनमें से एक चीज है खान पान, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम हो। नंबर 2, शुगर का लेवल बढ़ा बढ़ा हुआ, जैसे लेंस में ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेंस को जो न्यूट्रिशन मिलता है लेंस के आगे जो फ्लूइड होता है, अब फ्लूइड में अगर एंटीऑक्सीडेंट कम है तो लेंस में हमेशा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आज की डेट में तो बहुत बढ़ा हुआ है। जैसे रेडिएशन बहुत है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा हुआ है, खान पान यस सर। में हम जंक्स ले रहे हैं। अब जैसे शादी ब्याह का सीजन है तो फल सब्जी भी फल भी होंगे, हो सकता है सलाद भी हो, तो बहुत पहले से काट के रख दिया जाता है। तो बहुत पहले से कटा हुआ जो सलाद है वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो चुका है, यानी उसमें खुद ही जंग लग गया है, वो खुद ही खराब हो गया है। अब खराब हुआ जैसे सड़ा हुआ कटा फल अगर हम खाते हैं तो फायदे के बजाय नुकसान करें। फिर उसके बाद फिर क्या चीजें होती हैं खाने में हम बताने की जरूरत नहीं है। और फिर इसीलिए ज्यादातर लोग शादी ब्याह के बाद अस्पताल में जाना पड़ता है कि पेट खराब हो गया है, क्या जो खाया था। तो खान पान ऐसा है कि अवेयरनेस नहीं है। तो अब हम कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहले अगर ये रिकॉर्डिंग होती है तो उनको दिखाइए कि ऐसी लाइफ स्टाइल करेंगे। तो क्या लाइफ स्टाइल? प्रॉपर रेस्ट, खाने में जिसमें ताजे फल और सब्जियां हों, और एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट अगर लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट डाइट क्या है? जैसे जिसमें विटामिन सी हो, जिसमें कंसंट्रेटेड फूड एंड वेजिटेबल हो, जिसमें सभी विटामिन और मिनरल्स हो, जैसे आपके न्यूट्राइटेली में है। तो ये चीजें अगर लेंगे और डाइजेशन सही रहे, ज्यादातर लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम ही सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, सोर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। जैसे आज की डेट में ज्यादातर लोगों को गैस बन रही है। गैस क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड जो सड़ रहा है वो गैस बना रहा है। अब निकल जाने की बजाय वो अगर आंतों में रुका हुआ है तो वही एब्जॉर्ब हो जाएगा। अपचा खाना, अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। अब बताइए, जो खाना ठीक से पचा नहीं है वो जब ब्लड में आ जाएगा तो ब्लड में से कैसे कैसे फुर्सत मिलेगी? तो वो लीवर में जाएगा, लिवर पे लोड बढ़ाएगा, लीवर को भी बीमार करेगा। फिर हमारा इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन बॉडी की तरह लेता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है अगर हमारे ब्लड में चला जाता है तो उस वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए दुश्मन होता है। अब इम्यून सिस्टम उस पर हमला करेगा तो ऑटो इम्यून डिजीजेज होगी, स्किन डिजीजेज होंगी। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजों की शुरुआत हो जाएगी। तो हम लोग ये सेशन इसीलिए करते हैं कि हम जान सकें कि कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो जो जो हम सलाद भी खाते हैं, तो सलाद के साथ खाना खा लेते हैं, अगेन वो सड़ाता गलाता है, क्योंकि सलाद जो है कच्चा होता है और खाना पक्का होता है, तो दोनों को पचाने के लिए अलग सिस्टम होता है। तो सलाद अगर हम खाते हैं या फल खाते हैं तो 1 घंटे आगे पीछे कोशिश करें कुछ ना खाएं, और सलाद खाएं तो बहुत अच्छी तरह से चबा के खाएं। कोई भी खाना चबा के ही खाना चाहिए, लेकिन स्पेशली सलाद को बहुत अच्छे से चबा के खाना चाहिए, तो वो डाइजेस्ट होगा। नहीं तो क्या होगा? हमारी आंत में पीसने का सिस्टम नहीं है। हमारे दांत में तो है, दांत पीस सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से चबा के खाना चाहिए जो भी खा रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा विज्ञान मानता है कि 100 ईयर तक हम लोग यंग रह सकते हैं। अभी मतलब ऐसा आने वाला है कि जो 75 साल तक की उम्र है वो मिडिल एज मानी जाएगी। अभी क्या है, 50 साल तक मिडिल एज मानी जाती है, आने वाले समय में 75 साल तक की एज को मिडिल एज माना जाएगा। क्यों? कि हम लोग हेल्थ अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। तो जिसको कैटरेक्ट है, अगर वो चाहते हैं ऑपरेशन नहीं कराना, तो खान पान सही करें, उनको ये चीजें जो मैंने रिकमेंड की वो आप दें, थोड़ा सा पानी पिएं ताकि पेट साफ होने लगे। यूरिन के जरिए भी बहुत सारा वेस्ट रिलीज होता है, स्पेशली यूरिया रिलीज होता है। तो पर्याप्त पानी पिएं। जैसे जैसे हेल्थ अवेयरनेस बढ़ेगी, ये देखा गया है कि कैटरेक्ट को रिवर्स भी किया जा सकता है। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमसे अलग से भी बात करा सकते हैं, अगर वो ऑपरेशन कराना नहीं चाहते तो। नहीं तो सिंपल सा है,
ऑपरेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं कराना चाहते और लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, तो ना केवल कैटरेक्ट ठीक होगा, बल्कि बहुत सारी भविष्य में होने वाली बीमारियां भी नहीं होंगी, उससे वो बच जाएंगे। थैंक यू फॉर आस्किंग। बहुत बढ़िया। और भी आप लोग जो पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक अच्छा मौका, बहुत सारे लोग आप में से हम लोगों से पूछते रहते हैं कि उनसे बात करा दीजिए, उनसे ये पूछना है, तो ये यहाँ पे अच्छा मौका है जो आप लोग पूछ सकते हैं। जूली जी ने हैंड रेस किया है। जूली जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। जी वेलकम। जी सर, हमको अपनी नेबर के बारे में पूछना है। उनके हस्बैंड को ये फेस पे लीजिए, ये खुद आगे बात करेंगी। हाँ, हेलो सर। जी बोले। हाँ सर, बोल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड का ना जीप में ना, तो जब मतलब वाइट की तरह तो हो गया है, तो दिखाएं थे डॉक्टर लोग को, तो सब वो बोल रहा है कि वो मतलब आपकी आवाज कैंसर का ही साफ नहीं आसार आ रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, पीछे डिस्टरबेंस है थोड़ा। पीछे कुछ आवाज आ रही है, वो बंद करके बात करिए। बंद। अच्छा सर, हम बंद कर देंगे। बोले ये मेरा हस्बैंड का ना जीप में ये प्रॉब्लम हो गया था। फोटो दिखा रहे हैं आपको, नजर आ रहा है आपको? और क्लियर नहीं है, आप फिर से बता दें क्या क्या कहना चाह रही। उनका जीभ में ना, मतलब सादा सादा ये दांत का तरह हो गया था, समझे? दांत जख्म का तरह सादा सादा हो गया, मगर उनको कुछ तकलीफ नहीं है अभी तक। और हम लोग डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर उनको कैंसर बताया। तो वही हम पता कर रहे कि अभी चलो बायोप्सी वगैरह नहीं की, मगर उनमें अब ठीक है, बहुत सा मैं जो डॉक्टर को समझ दिखाया। पा रहा हूँ, मुंह के अंदर छाला हो गया है, घाव हो गया है। घाव नहीं हुआ है, मतलब वाइट छाला का तरह है, तो समझे? अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, तो पहली तो चीज, वो कैंसर है या नहीं है, इसकी जांच तो बायोप्सी से ही क्लियर होगी। ठीक। तो बायोप्सी अगर रिकमेंड करते हैं तो आप करवा के क्लियर कर लें। लेकिन अब नोट कर लीजिए जो आगे बोलने जा रहा हूं। चाहे कैंसर है और चाहे नहीं है, दोनों केसेस में जो चीज फायदा करेगी, कैंसर है तो कैंसर का भी इलाज कराइए, लेकिन जो चीज फायदा करेगी दोनों केसेस में, अगर वो तंबाकू वाली कोई भी चीज खाते हैं तो आज से बंद कर दें। खाते हैं तंबाकू वाली कोई चीज? गुटखा खाते नहीं हैं? खाते हैं। नहीं, तो नहीं बस खाते हैं। गुटखा, तो खैनी, पान मसाला, इस तरह की चीजें एकदम बंद। जी। लेकिन आदत होगी, छूटेगा नहीं जल्दी। उसकी जगह हाँ, लौंग वही बात दीजिए। बात है डॉक्टर। लौंग, सिंपल लौंग। लौंग समझती है ना? क्लो, लौंग दीजिए उनको। लौंग मुंह में रख सकते हैं, उससे नुकसान नहीं। तो गुटखा, पान मसाला, सुरती की जगह लौंग दीजिए। और विटामिन सी 4 बार, CFV 4 बार डेली, 3 बार ओमेगा 3 3 बार, AVH 2 गोली सुबह शाम अगर आप देंगी तो ये इंप्रूव हो जाएगा। मुंह पूरा खुलने लगेगा, घाव ठीक हो जाएगा। सोने से पहले उंगली से ग्लिस्टर से मुंह साफ करें। ये अल्टीमेट है जो मैंने आपको बताया। थैंक यू। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अ, जूली जी, आपने नोट कर लिया ना जो बताया डॉक्टर साहब ने? नहीं, नहीं कर पाए सर, एक बार बता दीजिए। कोई नहीं, इसको आप भी वीडियो लोड हो जाएगा, उसको आप कई बार देखिएगा, उनको भी दिखाइएगा जिनको ये प्रॉब्लम है। नहीं केवल आता है सर, कोशिश करते हैं मगर नहीं होता है आपका ओपन। नहीं नहीं, आज हो जाएगा। आज संजीव सर आपको बता देंगे। इसका लिंक हम आपको भेज देंगे। ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो उसका हम लिंक भेज देंगे, वो आप देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। शबाना जी ने हैंड रेस किया है।
हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूंगी कि आप इतने अच्छे, मतलब आप अपना एक कीमती टाइम हम लोगों के लिए निकाल रहे हैं सर, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी और मेरा वेलकम। एक सवाल है कि हमारी नानी है जो 70 इयर्स की हैं, और आज से 4 महीने पहले उनको अचानक चक्कर आया और वो गिर गई। तो पता चला कि ब्रेन हैमरेज हुआ है उन्हें, क्योंकि शुगर की भी वो पेशेंट थी और ब्लड प्रेशर भी उनका अप डाउन होता रहता था। आज की डेट में वो 4 महीने से बेड पे ही हैं। ट्रीटमेंट वगैरह तो चला उनका, लेकिन अब क्या है कि वो बताती हैं कि उन्हें कमजोरी बहुत है और पैरों में ज्यादा कमजोरी लग रही है। तो मुझे बार बार फोन करके बताती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। तो मैंने बोला अच्छा डॉक्टर साहब से एक बार बात करती हूँ आपके लिए, फिर वो क्या सजेस्ट करते हैं। पहली चीज जो उनको दवा चल रही है कंटिन्यू रखना है। जी। बीपी और शुगर को कंट्रोल रखना है। जी। तीसरा कोएंजाइम Q10, नेचुरल बी, PDO और AVH सुबह शाम देना है। पीडी हाँ। जी सर मैं। PDO में जी। डेली और ओमेगा को सुबह शाम देना है। अच्छा। और प्रोटीन एक सैसे काफी है अगर सैसे से देती हैं, और हम्म। अगर अलग से दे रहे हैं तो वो एक स्कूप एनफ है। इतना देना है। उनके हाथ पैर सही सलामत हैं, जी हाँ, सही चल फिर सलामत। सकती हैं, तो चलने फिरें जरूर। हम्म, और एक प्रॉब्लम और मैंने डिस्कस नहीं किया सर आपसे। एक्चुअली क्या है कि उनको कब्ज बहुत हो जाता है, और अगर पॉटी हो रही है तो एकदम से ज्यादा होने लगती है, तो ये बहुत बड़ा उनके साथ प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसके लिए मैं सभी को, जिसका नॉर्मल भी है, जिसको भी न्यूट्रिशन चल रहा है, सबको AVH जरूर लेना देना चाहिए। क्यों? इतना वैल्यूएबल चीज आप दे रहे हैं तो पूरे शरीर में वो जाए, पहुंचे और एब्जॉर्ब हो, एसिमिलेट हो, सेल तक पहुंचे। AVH जरूर लेना चाहिए ताकि हाजमा सही रहे। AVH गुनगुने पानी से अगर लेते हैं तो और फायदा करता है। खाने के जस्ट बाद गुनगुने पानी से सुबह शाम लें तो अच्छे परिणाम आते हैं। किसी को कब्ज ज्यादा है तो 2 गोली सुबह शाम कर सकते हैं। इसके अलावा तो बाजार में बहुत सारे पेट साफ करने की चीजें आती हैं, इमरजेंसी में वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्रेमाफिन प्लस। लेकिन AVH से ही ज्यादातर लोगों को फायदा हो जाता सर मेरा एक सवाल और है कि है। जी ज्यादातर आज की डेट में 40 एंड 50 अबव लोगों को पैरों में ज्यादा दर्द हो रही है, पैर और कमर में। ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि नीचे से पैरों का दर्द शुरू होता है, कमर तक के जाता है। तो ये ऐसे लोगों के लिए क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो जान लें कि ज्यादातर लोगों को विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी है। ओके। फिर से बता दूं, अगर वो सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे हैं जी। तो डी की कमी सुनिश्चित है। दूसरा, अगर सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे हैं और शाकाहारी भी हैं तो विटामिन B12 की कमी पक्का है। तो चाहे तो जांच करा लें, और चाहे तो बिना जांच कराए भी विटामिन डी महिलाओं को 2 बार, पुरुषों को 1 बार। मैं खुद 2 बार लेता हूं वैसे, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ इन जनरल महिलाओं को सुबह शाम। महिलाओं को ज्यादा जरूरत होती है, वो उनको मतलब ज्यादा समय उनका छाया में बीतता है, तो सुबह शाम। और नेचुरल बी में B12 होता है, और बाकी विटामिन भी होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले, और B12 भी होता है। तो वो भी सुबह शाम पुरुष महिला दोनों को लेना चाहिए। तो एनर्जी का भी प्रोडक्शन अच्छा होगा बॉडी में, मतलब शरीर में शक्ति बढ़ेगी, प्लस B12 और विटामिन डी की कमी पूरी होगी विटामिन डी और नेचुरल बी लेने से। अब लेडीज को स्पेशली, जिनकी उम्र 40+ है, सबके शरीर में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी है। तो कैलमैक डी मिनिमम 1 टैबलेट, मिनिमम है ये, 2 भी ले सकते हैं लेकिन मिनिमम 1 टैबलेट रात में देना चाहिए। और चलिए बहुत ओके। बढ़िया। जी।
ये शिवानी जी ने मैसेज में लिखा था, कुछ और पूछना चाह रही थी। शिवानी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सर, एक जनरल चीजें आती है, जो लोग ज्यादातर जॉब कर रहे हैं तो उनका वेट बहुत तेजी से गेन होता है। मतलब वो बोलते हैं कि हम ज्यादा खाना भी नहीं ले रहे हैं और हम नॉर्मल सिर्फ 2 रोटी 3 रोटी ही खाते हैं। तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि हमें एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है, बट फिर भी हम उनको सजेस्ट करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम उनको क्या सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं कि जिससे मतलब उनका वेट गेन भी अगर हो रहा है तो वो कंट्रोल रहे, और भी और जो वेरी गुड, प्रॉब्लम्स हो रही है वेरी लोगों गुड को वो ना क्वेश्चन। हो। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, वो सही बात है, 2 रोटी बजाय 2 पराठा खाते होंगे या 2 रोटी ही खाते होंगे। तो रोटी किससे खाते हैं? आलू वाली सब्जी से। तो आलू वाली सब्जी है और रोटी है, तो आलू वाली भुजिया सब्जी। तो क्या हुआ कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ब्लड में कार्बोहाइड्रेट गया। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है जिससे तेजी से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई हो। उससे क्या होगा? इंसुलिन तेजी से रिलीज होगा पैंक्रियास से। तो इंसुलिन जब रिलीज तेजी से होगा तो इंसुलिन का काम है फैट बनाना। याद रखें, इंसुलिन का काम है रोटी से चर्बी बना देना, आलू से चर्बी बना देना, यानी फैट बना देना। तो इंसुलिन, जो हमने आलू खाया, जो हमने चावल खाया, जो हमने रोटी खाई, उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हमने खाया प्रोटीन, तो प्रोटीन से इंसुलिन उतना सिक्रेट नहीं होता। तो आप बता सकती हैं कि जिस वक्त वो नाश्ता करते हैं उस वक्त तो पीडीओ ले लें। तो ये जान लें कि मोटापा हार्मोनल बीमारी है। कौन से हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन कब रिलीज होता है? जब चीनी, चावल, आलू, मैदा वाली चीजें खाते हैं। तो उनको, जो भी वो लंच ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एक समय स्किप करके पीडीओ ले लें। तो हाई वैल्यू वाला, हाई न्यूट्रिशन वाला भोजन उनके अंदर चला गया। अब जो कैलोरी कलेक्ट हो गई है, स्टोर्ड फैट जो है वो, अगर जरूरत होगी तो वो गलेगा। तो सिंपल सी बात है, जिनको वजन कम करना है एक वक्त पीडीओ ले लें। और वो कैरी करना भी आसान है, जेब में ही रखा हुआ है, टिफिन भी नहीं खोलना, घोला गिलास में डाला और डेली, और ओमेगा साथ में ले ली। तो जिनको वेट रिड्यूस करना है, पीडीओ बेस्ट है। एक वक्त जो भी उनका बिजी आवर्स हो उसी समय ले लें। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। चंद्र प्रकाश जी ने मैसेज भेजा था। चंद्र प्रकाश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ सर, ये पूछना चाह रहे थे कि घर में जैसे बेटे बिटिया का जो है वेट ज्यादा हो रहा है, 18 ईयर ओल्ड है, तो उसको कैसे वेट गेन किया जाए? मैं समझ नहीं पाया, फिर से प्लीज रिपीट करें। थोड़ा पास आके हाँ सर। बोलिए, आवाज आपकी धीरे आ रही है। हाँ सर, ये कह रहे थे बेटी का 18 ईयर ओल्ड है, जी जी। उसका वेट थोड़ा ज्यादा है, तो उसको कैसे कम किया जाए? देखिए, वेट का सिंपल सा फार्मूला, ये इतनी देर से हम बात कर रहे हैं जी कि जिन चीजों से वेट बढ़ता है वो हमें पता हो तो वो कम जी करें, और जिन चीजों से वेट मेंटेन होता है वो बढ़ाएं। तो जिन चीजों से वेट बढ़ता है वो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल जी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? चीनी, चावल, आलू, मैदा, जितने भी जूसेस हैं मीठे, जी 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 कोई भी जूस जो मीठा है वो जी सब जी मोटापा बढ़ाता है। तो इनको मिनिमाइज करें। और जिन चीजों से पेट भरता है लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट या तो कॉम्प्लेक्स है या तो है नहीं, जैसे खीरा खा रहे हैं या ककड़ी खा रहे हैं, तो इसमें जी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो और कम से कम है। या हम गेहूं की बजाय मिलेट्स यूज कर रहे हैं, या हम प्रोटीन का इंटेक थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे बच्ची का वजन अगर 50 है तो कम से कम 20 ग्राम हम अपना प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, 2 स्कूप। अब थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ाने का मतलब हम ये नहीं करें
जिम जाने लगे, उसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन सिंपल जहाँ पॉसिबल हो थोड़ा हिलना डुलना करते रहना थैंक यू चाहिए। सर। याद रखें कि जो क्रेविंग होती है, क्रेविंग का मतलब होता है खाने के बाद भी खाने का मन करना या कुछ मीठा खाने का मन करना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल गैप। न्यूट्रिशनल गैप की वजह से सेल भूखी है, तो सेल मैसेज भेजेगी ब्रेन में कि भी कुछ दो, और फिर हम खा लेंगे, वही जो ट्रेंड है। अगर हम CFB ले रहे हैं, अगर हम मल्टीविटामिन डेली ले रहे हैं, अगर हम विटामिन नेचुरल C और नेचुरल B ले रहे हैं, तो ये हमारी सेल्स की जो न्यूट्रिशनल नीड है पूरी हो रही होती, तो क्रेविंग नहीं होती, बार बार खाने का मन नहीं करता। ये थोड़ा सा फ्रूट्स बढ़ाएं, जैसे कि ना कि जो सीजन का फ्रूट है, भले वो मीठा हो लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, बहुत सारे फायदे के एंजाइम्स भी होते हैं, और जल्दी पेट भी भर जाता है। तो वो उतना नहीं बढ़ाता जितना एक पीस बिस्किट बढ़ा देगा वजन। एक पीस बिस्किट इंसुलिन ज्यादा बढ़ाएगा। तो जिस चीज से, याद रखें, इंसुलिन बढ़ता है वो चीज रट लें। चीनी, चावल, आलू, मैदा, फ्रूट जूसेस, चॉकलेट, ये सब इंसुलिन बढ़ाते हैं, और इंसुलिन फैट बढ़ाता है। तो ये कम करना है, फ्रूट्स मौसम के बढ़ाने हैं, न्यूट्रिशन प्यार से बच्चों को मुंह में डालना है। उनको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता तो वो निगल नहीं पाएंगे, वो कहेंगे क्या खिला रहे हैं। थोड़ा सा मेंटेलिटी होती है घरों में कि बच्चों में भी कि ये कोई दवा है, कोई दवा क्यों खिला रहे हैं। तो जब थोड़ा सा जानेंगे, ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं इसको भी बैठ के साथ में देखिए। तो जैसे मेरे घर में भी यही समस्या थी, हमारे भी बच्चों को लगता था, उनको निगलने में दिक्कत होती थी। लेकिन जब उनको खुद पता चला कि ये फायदेमंद है, तो वो अब खुद लेते हैं। तो शुरू शुरू में साथ में लें, ये कहने की बजाय कि लो, मुंह में थोड़ा प्यार से खिला दें। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1 महीने में आप काउंट कर लें वेट कितना है, और 1 महीने बाद जब ये न्यूट्रिशन देंगे तो निश्चित रूप से 2-3 किलो नेचुरली कम हो जाएगा, मतलब बिना बहुत ज्यादा भाग दौड़ किए। न्यूट्रिशन इंटेक बढ़ाना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को कम करना है, थोड़ा खुश ज्यादा रहना है। इमोशनली खुश रहने से भी फूड इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक, चॉकलेट इंटेक कम हो जाता है। तो और ये जो बात बता रहे हैं, ये जरूर बच्ची को सुनाइएगा, वो खुद ही अवेयर होंगी। तो बच्चियों में खासकर PCOS, PCOD, इरेगुलर मेंसेस की समस्याएं आ रही हैं, इरेगुलर लाइफ स्टाइल है, और वो सब भी नेफ्रोटिक या सॉरी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चपेट में है। और ये दिखाइएगा जरूर कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन तकलीफों को जन्म देता है। ये पूरी दुनिया में जो फार्मा इंडस्ट्री है बहुत खुशहाल है कि इतनी इतनी इतना बड़ा टर्नओवर जनरेट होने वाला है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लोगों को अवेयर करना है कि भैया अपना ख्याल करें, और घर से शुरुआत करेंगे, हमें उम्मीद है आपको 100% फायदा हो। नेक्स्ट राजेश बहादुर जी ने हैंड रेज किया है। राजेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए। दिया है। ये जानना चाहते हैं, हमारी पत्नी की उम्र 55+ है और उनको सेकंड ग्रेड का आर्थराइटिस है घुटने में, और उनको चलने फिरने में तकलीफ होती है। तो क्या क्या प्रिकॉशन लें खाने में और क्या मेडिसिन लें? बहुत अच्छा सवाल है। जी मैं बार बार इस बात को अवेयर करना चाहता हूँ, ये जी हमें और हम सबको जानना चाहिए। जी बॉडी में 2 प्रोसेस हमेशा चलती रहती हैं। जी अभी जैसे मेटाबॉलिज्म का नाम लिया, तो बनना, बिगड़ना, जी रीजनरेशन, रीजनरेशन, टूट फूट, मरम्मत। हम्म, तो या टूट फूट, रिपेयर। तो जब बॉडी में रिपेयर वाला पड़ाव वीक हो जाता है, और टूट फूट तो हो ही रही है, हम्म, तो डीजनरेटिव चेंजेस होंगे। दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से एक आर्थराइटिस भी है। जी तो हमें क्या करना है, रीजनरेशन बढ़ाना है, यानी रिपेयर बढ़ाना है, मरम्मत बढ़ाना है। वो जी कैसे होगा? अच्छी रेस्ट से होगा, हम्म, रात में गहरे सोने से होगा। ये जो न्यूट्रिशन है पूरा लेना है, और जो चीज से टूट फूट बढ़ती है वो कम करना होगा। टूट फूट यानी डैमेज या डीजनरेशन बढ़ता है स्ट्रेस से, हम्म, टेंशन से, दुखी रहने से,
इमोशनल डिसबैलेंस से, तो वो अपने को सही रखना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है, आप उनको अच्छा फीडबैक दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाने की फीलिंग जो है सबसे बड़ी विटामिन है, कि मैं ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो जाऊंगा, ये हाँ फीलिंग सबसे बड़ा विटामिन है। हाँ दूसरा, जॉइंट का मूवमेंट करते रहना, दोनों जी घुटनों को सटा के जी मोड़ना, सीधा हाँ करना, मोड़ना, हाँ सीधा करना। जी कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए ग्लूकोसामिन लेना, नी जॉइंट का जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए और लुब्रिकेशन बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 लेना, कार्टिलेज का ठीक से फॉर्मेशन हो सके उसके लिए प्रोटीन लेना, बोन्स की डेंसिटी अच्छी रहे उसके लिए कैलमैग, विटामिन डी और डेली लेना, डाइजेशन अच्छा रहे इसके लिए एवीएच लेना, और एसी कम चलाना। मूविंग एयर इज हार्मफुल फॉर द जॉइंट्स, तो एसी कोशिश करें, चलाएं भी तो फैन उसका लो हो, टेम्परेचर उसका 26-27 हो, 18-19-20 पे ना हो, और रात में 2 बजे ऑफ ही कर दें, 2 से 6 के बीच में एसी ऑफ कर दें। तो एसी की जो एयर होती है या कूलर की जो एयर होती है वो जॉइंट्स के लिए हार्मफुल होती है। इतना करेंगे तो फायदा हो। रीजनरेशन बढ़ाना है, एक लाइन में रीजनरेशन बढ़ाना है, तो रीजनरेशन बढ़ता है अच्छी डाइट से, अच्छे न्यूट्रिशन से, अच्छी फीलिंग से, अच्छी रेस्ट से, अच्छी मोबिलिटी से। थैंक यू फॉर आस्किंग। नेक्स्ट निर्मल कुमार जी ने हैंड रेज किया। निर्मल जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे एक चीज जानना था कि जैसे हम न्यूट्रिशन में ओमेगा 3 लेते हैं, कैलमैग्डी, विटामिन डी और डेली, क्या इसके साथ एवीएच भी ले सकते हैं? एवीएच जरूर लेना चाहिए, इनफैक्ट पहले एवीएच ही लेना चाहिए। अच्छा। बाकी जो चीजें आप ले रहे हैं वो एवीएच क्यों लेना चाहिए? एवीएच इसलिए लेना चाहिए कि आप इतना मूल्यवान बहुमूल्य ले रहे हैं, वो आपको ठीक से डाइजेस्ट हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपने बेस्ट परफॉर्म करे, तो इसलिए एवीएच जरूर लेना चाहिए। और ले सकते हैं वो तो है ही है, लेकिन जरूर लेना चाहिए और रिकमेंड भी जरूर करना चाहिए। जब भी किसी को रिकमेंड करिए कोई भी न्यूट्रिशन, एवीएच जरूर साथ में रिकमेंड करिए। नेक्स्ट मनीषा दास जी ने हैंड रेज किया है। मनीषा जी अनम्यूट कर लीजिए। सर नमस्ते। नमस्ते। सर एक चीज पूछना चाहते थे सर, मेरी एक कजन सिस्टर है, तो उसका मतलब जॉइंट्स में, मतलब जैसे अभी बताया ना, घुटने में डॉक्टर साहब उसकी बहुत पेन हो रहा है, तो और उसका वेट भी बहुत ज्यादा मतलब है, जैसे कि हाइट भी उतनी नहीं है, वेट ज्यादा है, और उनको सबसे मतलब है कि उनको मतलब कोई अभी तक चाइल्ड भी नहीं है, मतलब बच्चे नहीं है, तो इस वजह से शरीर थोड़ा सा मतलब काफी ट्रीटमेंट भी हुआ, तो शरीर भी थोड़ा सा मतलब समझ जाइए बिल्कुल खराब ही हो चुका उनका। तो वो इस समय उनके घुटने में इतना पेन हो रहा है, तो हमसे पूछ रही थी दीदी क्या कैसे क्या करें। मैंने कहा अच्छा रुको थोड़ा डॉक्टर से बात करते हैं। सर कोई अगर ऐसा कुछ हो तो बताइए। हम आपसे पूछेंगे क्या करना चाहिए। मुझे तो बस उसके पेन हो रहा था, तो मैंने आपसे बस डिस्कशन किया। देखें, बड़ी समस्या का, जैसे प्यास लगी हो 2 गिलास पानी की और ओस चाटने से या एक ड्रॉप देने से फायदा नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने ध्यान से सुना इस प्रोग्राम को, क्या आपकी जो कजिन सिस्टर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्राइटेरिया में है या नहीं? अनम्यूट कर लीजिए मनीषा जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 सर, वो एक्चुअली मुझे मालूम कुछ नहीं है, बस वो खाली बता रही थी मुझे घुटने में दर्द, और अभी कहीं दिखाई नहीं है, अब वो गोरखपुर में है। कोई बात नहीं। आपने ये प्रोग्राम ध्यान से सुना कि नहीं? हाँ सुना था सर। उनकी कमर का घेरा 35 इंच से ज्यादा है कि नहीं? हाँ सर होगा होगा। है ना? जी जी और फैट बढ़ा हुआ है तो ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा होगा। जी संभावना ये भी है कि जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो भी 100 से ऊपर ही हो, और ये भी संभावना है कि ब्लड प्रेशर भी थोड़ा अपर रेंज में हो। तो ये सब
लक्षण हैं, यही तो बात मैं कर रहा था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब होता है, जी सॉरी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जब होता है तो घुटने को भी समस्या होती है, पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं, इनफर्टिलिटी की भी समस्या आती है। तो हमें होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है। डॉक्टर के पास जाएंगे, पेन किलर दे देंगे क्योंकि घुटने में दर्द हो रहा है, 2-4 दिन बाद फिर जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद पेट में अल्सर की दवा देंगे, फिर हम इस तरह से चक्कर लगाते रहे। इसकी बजाय हमें खुद को और उनको पूरी बात बताना है कि ये एक समस्या है, पूरी बॉडी की समस्या है, पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम को बैलेंस करना है, वजन कम करने की कोशिश करिए, वजन कम करने के साथ साथ बीपी शुगर को नॉर्मल करने की कोशिश करिए, डाइट सही करिए, रेस्ट सही करिए, न्यूट्रिशन सही करिए, फिर उनको घुटना भी सही हो जाएगा, फिर उनको फर्टिलिटी भी, सबकी भी संभावना हो जाएगी, सारा सिस्टम सही हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई श्योर साट ऐसी पिल होती तो सारे अस्पताल बंद हो गए होते। हमारा मेन काम है हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना, उसका एक हिस्सा है न्यूट्रिशन। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आप उनको, जो हम लोग मीटिंग करते हैं उसमें उनको कनेक्ट करिए। नहीं तो आप उनका एक बार न्यूट्रिशन दे भी देंगे तो क्या ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब हम उनकी लाइफ स्टाइल ठीक कराएंगे तो ना केवल घुटना ठीक होगा बल्कि उनको बच्चे भी होंगे, पूरी बॉडी सही हो जाएगी। तो क्या करना ठीक रहेगा, उनसे गाली सुनना ठीक रहेगा कि उनको हर चीज सही करना सही रहेगा? हर चीज सही करना ठीक रहेगा ना? नहीं हर चीज सही करिए उनका, फिर बाद में आपके साथ आएंगी और बहुत आगे भी जाएंगे और आपको थैंक यू पूरी लाइफ देंगे। तो उनको इससे कनेक्ट करिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल से कनेक्ट करना। गॉट इट? तो चलिए बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया तो ये अच्छा, शबाना जी ने फिर से, हाँ जी, शबाना जी कुछ पूछना चाह रही हैं? जी सर, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि क्या हम वेट लॉस के लिए हफ्ते में एक दिन नमक छोड़ें तो हमारे ब्लड प्रेशर पे कोई असर पड़ेगा उसका? देखिए, नमक ब्लड प्रेशर से थोड़ा सा लिंक जरूर है। जी। जब नमक वाली चीजें ज्यादा खाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बस इतना ही है। नमक वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, नमकीन ज्यादा खाते हैं या एक्स्ट्रा नमक ऐड करते हैं तो उससे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ता है। और जब हम नमक थोड़ा सा कम करते हैं तो थोड़ा सा कमी भी आती है। आई थिंक गॉट द मैसेज। और कोई सवाल है इस तरह हाँ, क्योंकि सर मैंने आज से करीब 3 साल पहले अपना वेट लॉस किया था, 10 से 15 kg। तो मेरा एक रूटीन था कि मैं हफ्ते में नमक एक दिन जरूर छोड़ती थी। ऐसा नहीं कि मैं मीठा लेती थी, खाना प्रॉपर खाती थी, लेकिन नमक सिर्फ अवॉइड कर दिया। जैसे सब्जी बगैर नमक के, दाल बगैर नमक, रोटी में भी कोई नमक नहीं, चावल में भी नहीं। तो इस तरीके से वेट लॉस में मुझे काफी मतलब उसमें इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, उसको नमक छोड़ने से आपकी मतलब वो ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाएगी या फिर और भी किसी तरीके का असर पड़ेगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे इसको छोड़ दिया करना। हफ्ते में एक दिन नमक नहीं खाने से ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जी। और फायदे जरूर होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप एकदम से छोड़ दें, लेकिन एक दिन नमक नहीं खाना सेहत के लिए मेरे ख्याल से अच्छा है। जी, इसका ब्लड रिजल्ट प्रेशर को, बहुत अच्छा होता है। हाँ, जो लोग ज्यादा इस इस मीटिंग में जो लोग भी हैं, अगर वेट उनका ज्यादा बढ़ा हुआ है तो एक दिन जरूर नमक छोड़ कर देखें। तो इससे उनके वेट में भी काफी फर्क पड़ेगा, वेट लॉस होने में। बिल्कुल। और निर्मल कुमार जी ने एक मैसेज भेजा है कि मिल्क प्रोडक्ट लेने के बाद क्या ओमेगा 3 ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते ये बताइए। निर्मल जी, अगर आप कुछ अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। क्यों नहीं, जैसे कि क्या अंदर मतलब दिमाग में है आपके कि क्यों नहीं लेना सर चाहिए, एक हमारे दिन? दिमाग में नहीं है, जो पुरानी परंपरा के लोग मानते हैं कि अगर आप मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं तो मछली वाला प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं, नहीं, उससे अब चर्म रोग होने का संभावनाएं होती है। उनका होगा, लेकिन थोड़ा सा तथ्य जान लीजिए, तथ्य जानना जरूरी है। जी मिल्क सर। में फैट होता है कि नहीं होता है? मिल्क में फैट होता है कि नहीं होता है? सर मिल्क में फैट होता है, कितना भी निकालें फिर भी कुछ ना कुछ फैट तो रहेगा सर। रहेगा। हम्म?
और ना निकालें कुछ तो उसमें बहुत फैट होता है। जी तो वही, तो हम मछली थोड़ी ले रहे हैं, हम तो उसका फैट ही ले रहे हैं ना। तो फैट तो ऑलरेडी दूध में है, और अगर हमने साथ में ले लिया तो नथिंग टू वरी अबाउट। गॉट इट ना? जी, थैंक यू सर। हाँ, ये जो और जो ट्रेडिशनल बातें करते हैं वो मछली के साथ है, मछली के साथ होगा। क्योंकि मेरा सच बताएं, मछली मैं खाता नहीं हूं तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है मछली का, और मैं दूध भी नहीं पीता हूं तो दूध का भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर कोई बताना चाहता है कि उसका क्या रिजल्ट है तो मुझे बता सकता है। दोनों में तो फैट है, और फैट ले ही रहे हैं, केवल दूध ले रहे हैं तो भी ले रहे हैं। और ज्यादातर लोग तो मलाई मार के फैट लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब उस किसी किसी भी कहने पे मत जाइए, आपको सूट करता है। जैसे मैं किसी कोई हमसे पूछता है दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, तो मैं पूछता हूँ कि भाई दूध क्यों पीते हैं, तो लोग कहते हैं ताकत के लिए पीते हैं। तो हमने कहा अच्छा किसका पीते हैं, तो वो बोलते हैं गाय या भैंस का पीते हैं। तो मैं कहता हूँ गाय या भैंस क्या खाती है? तो गाय भैंस तो घास खाती है। है ना? तो आपको सूट करता है, बिल्कुल आप पीजिए। मुझे नहीं सूट करता, मैं नहीं पीता। सूट करने का मतलब मैं वैसे ही फिट हूँ, तो मैं दूध अवॉइड करता हूँ। लेकिन अगर किसी को नींद नहीं आती, दूध नहीं लेते तो बिल्कुल वो लें, उनको फायदा हो रहा है। तो किसी के कहने की बजाय खुद का एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर दूध के साथ ओमेगा 3 लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज अलग से ले ही नहीं रहे हो। इनफैक्ट जो भी जानवर खाते हैं, या हमारा मदर मिल्क है, तो जो मदर खाती हैं, जैसे मदर अगर ओमेगा 3 ले रही हैं, तो मदर का जो मिल्क है उसमें ओमेगा 3 कंटेंट बढ़ जाता है। तो बच्चा जब फीड लेता है तो उसके ब्लड में भी ओमेगा 3 बढ़ जाता है, और इन टर्न ब्रेन का विकास अच्छा होता है। दूध के जरिए ही ओमेगा 3 बच्चे को मिल रहा है फीडिंग लेते समय। तो अगर कोई एडल्ट है दूध के साथ ओमेगा 3 ले रहा है तो साइंटिफिकली कोई नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट फायदा होता है। अलग से अकेले ओमेगा 3 लेने के बजाय खाने के साथ लेना ओमेगा 3 बेहतर। आई थिंक क्लियर हो पा रही बात मेरी? जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि एक घर में परंपरा थी, तो सब्जी लौकी कैसे काटते थे, तो पता चला कढ़ाई छोटी थी, तो वही ट्रेडिशन कई पीढ़ी तक चलता रहा। हम लोग आंख खोल के देखें चीजों को तो पता चलेगा कि सच क्या है। तो ओमेगा 3 दूध के साथ ले सकते हैं। लेकिन किसी को ओमेगा 3 की महक अच्छी नहीं लगती, किसी को दूध की महक नहीं अच्छी लगती, तो खाने के बीच में ले लें ओमेगा 3। ज्यादातर लोगों को पहली बार जो ओमेगा 3 लेते हैं, जो शाकाहारी टाइप के हैं, तो उनको ओमेगा 3 की महक या डकार पता नहीं अलग सी लगती है। तो खाने के बीच में लेना बेहतर है, रात में स्पेशली, क्योंकि उसके बाद सो जाएंगे। लेकिन जब एक्सेप्ट हो जाएगा दिमाग को तो महक भी अच्छी लगने लगेगी। जब जगह जगह स्किन में फायदे देखेंगे, झुर्रियां गायब हो जाएंगी, आंखों से ज्यादा देखने लगेगा, तब पता चलेगा कि ओमेगा 3 लेना एक बेहतर डिसीजन। तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। एक बार हम लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं डॉक्टर साहब के लिए। और कितनी सारी जानकारी देखिए हम लोग को मिलती है। जो लोग इसमें रेगुलर हैं, मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी चीज़ें जान गए होंगे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जान गए होंगे, उन प्रॉब्लम्स में हमें क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए। और ये सेशन सिर्फ सप्लीमेंट के बारे में नहीं रहता है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच रहती है, जिसमें आप हर चीज़ जानते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं, खाने में क्या खाना चाहिए, खाने में क्या नहीं खाना चाहिए, कितना रेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पता लगती हैं। और साथ ही साथ हमको सप्लीमेंट्स में क्या लेना चाहिए ये भी पता लगता है। तो बहुत ही हम लोग ब्लेस्ड हैं, और हम रियली ये मानते हैं कि हम लोग बहुत लकी हैं कि डॉक्टर साहब हमारे हम लोगों को टाइम देते हैं इतना। तो ऐसे ही हम लोग कनेक्ट होते रहेंगे, और आप लोग जरूर इसका फायदा उठाइए और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए, जिससे और भी लोगों को फायदा हो, और इस सेशन में और भी लोगों को कनेक्ट करिए। तो अगले हफ्ते हम लोग फिर से